साइंस फैमिली में मैं हूं रवि और संसाधन के रूप में लोग नवी अर्थशास्त्र में जो दूसरा हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका अगला भाग हम लेकर आया हूं। इसमें हम चर्चा करेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता पर कि जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता मतलब होता है कि किसी भी देश के या किसी भी समाज के या किसी भी क्षेत्र के रहने वाले लोगों का तरीका क्या है, मतलब किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। क्या उनके पास सुख सुविधाएं बहुत अच्छी हैं या मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है कि भाई सड़क बिजली पानी बराबर है या नहीं है, बहुत पक्के मकान बने हुए, बिल्डिंगें बनी हुई है, क्या वो सुख सुविधा से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। तो ये सब किस पर निर्भर करता है, उनके शिक्षा और कौशल पर निर्भर करता है। और जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा क्या कहलाता है कि उस क्षेत्र की साक्षरता दर क्या है, कितने लोग शिक्षित हैं, और जीवन प्रत्याशा मतलब कितनी उम्र तक जीते हैं। जैसे किसी देश की जीवन प्रत्याशा 67 है तो यहाँ का व्यक्ति एवरेज 67 साल जीता है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है। देखिए, यदि जनसंख्या निरक्षर है, अस्वस्थ है, जैसे कि किसी परिवार में निरक्षरता ज़्यादा है, लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं और स्वस्थ भी नहीं रहते हैं, तो इनकम भी कम होगी और खर्चा भी ज़्यादा होगा। और जहाँ साक्षरता है जिस परिवार में और लोग भी स्वस्थ रहते हैं वहाँ इनकम ज़्यादा होगी और खर्चा कम होगा। इस प्रकार से देश की समृद्धि दर इसी पर निर्भर करती हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता में पहला जो कारक है जो इसको बढ़ाता है वो है शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। भाई सकल ने प्रारंभिक में शिक्षा प्राप्त की तो बाद में उसको नौकरी करने में और बाद में उसको पदोन्नति में सहायता मिली। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। भाई सकल का जो भी विकास हुआ, उसने शिक्षा प्राप्त की तो मतलब उसको नौकरी मिली, उसकी पदोन्नति हुई, आज वो बढ़िया गाड़ी में घूमता है। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन मूल्य विकसित किए। भाई नए क्षितिज खोले कि आज वो शहर में रहने लगा है तो वो मोबाइल, गाड़ी, ये सब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है ना। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती हैं और प्रशासन के कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। भाई समाज में शिक्षा आप यदि प्राप्त करते हो तो वो आपको आपके ही केवल विकास में काम नहीं आती है, वो आपके आसपास रहने वाले, आपके गांव, आपके शहर को भी विकसित करती है और प्रशासन का कार्य आसान करती है। प्रशासन क्या चाहता है कि सभी लोग अच्छे ढंग से रहें और सही तौर तरीकों से जिए, तो प्रशासन को हेल्प वो करती हैं। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार क्या चाहती है कि प्राथमिक शिक्षा में ज़्यादातर लोग पढ़ाई करें, मतलब कि ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो और उसमें भी महिलाओं को अधिक से अधिक। इसीलिए स्कॉलरशिप जैसे छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, साइकिलें दी जाती हैं, भोजन करवाया जाता है। ये सब क्यों है? ताकि अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्रत्येक जिले में नवोदय जैसे विद्यालय, प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। नवोदय जैसे विद्यालय, जैसे मॉडल स्कूल होता है, नवोदय स्कूल होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा यदि अच्छा है पढ़ने में तो उसके ऊपर सरकार रहने का, खाने पीने सबका खर्चा भी वहन करती है और पढ़ाई का खर्चा भी वहन करती है। तो इससे क्या होता है, नवोदय में पढ़े हुए बच्चे और प्रगति करते हैं और देश का विकास होता है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। कि व्यावसायिक शाखाएं मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले गए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोले गए, जिससे कि ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जा सके। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3700
66.90 करोड़ रुपए हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी दोस्तों 1950 में। उसमें कितना साक्षरता पे खर्चा किया जा रहा था? 151 करोड़। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितना हो गया? 3766 करोड़ रुपए हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि शिक्षा में किस प्रकार से विकास हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले 1951 में अगर देखा जाए, 1951 में अगर हम देखें तो कुल साक्षरता थी हमारी 30% से कम। उसमें पुरुषों की साक्षरता थी 20% और महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? 10%। 1961 में जब और विकास हुआ, फिर हमने और आगे बढ़े, तो कुल साक्षरता थी 40% से अधिक। उसमें पुरुषों की साक्षरता थी 40% से कम और महिलाओं की साक्षरता अभी भी 20% से कम। तो अब हर साल देखिए महिलाओं की साक्षरता की स्थिति आज भी दयनीय है, आज भी उनकी साक्षरता दर कम है। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर बढ़ती जा रही है और कुल साक्षरता दर भी बढ़ती जा रही है और पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा हो गई है कुल साक्षरता दर में, मतलब कि महिलाओं की साक्षरता से अधिक। जैसे हम 2011 में देखें, कुल साक्षरता कितनी है? 80%, कुल साक्षरता तो है 70 से 80 के बीच में, लगभग 75% मान लीजिए। उसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी? 80%। यदि 100 लोग एक गांव में हैं, उसमें से 80 साक्षर है, उसमें से भी ज़्यादा प्रतिशत किसका है? ज़्यादा प्रतिशत पुरुषों का है और कम प्रतिशत किसका है? महिलाओं का। ये इस टेबल के द्वारा समझाया गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2013-14 में 3.3% हो गया है। मतलब जहां हम 1% से भी कम खर्चा करते थे शिक्षा पर, वहां हम आज 3.3% खर्चा कर रहे हैं। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। जहां 18% लोग साक्षर थे केवल देश में, मतलब 100 में से 18, आज 100 में से 74 लोग साक्षर हैं। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। भाई साक्षरता क्यों जरूरी है? एक तो नागरिक को अपना अधिकार पता चले कि उसके पास क्या अधिकार है। जैसे कि आप कहीं से माल खरीद रहे हैं, मिलावट है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई आपसे एमआरपी से ज़्यादा भाव ले लेता है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये सब आपके अधिकार है। यदि आप साक्षर होंगे तो आपको पता चलेगा, और साक्षर होंगे तो इन अधिकारों का लाभ कैसे उठाया जाए ये भी पता चलेगा। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। मतलब अलग अलग जगह पर जनसंख्या में शिक्षा में अंतर पाया जाता है। कैसे? महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। भाई महिलाओं से ज़्यादा पुरुष साक्षरता है, ये जनसंख्या में एक अंतर आया। ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। भाई गांव में साक्षरता दर कम है, शहरों में अधिक है। तो ये अंतर जनसंख्या में साक्षरता में पाया जाता है। वर्ष 2011 में केवल केरल के कुछ जिलों में साक्षरता 94% थी, वहीं पर बिहार में 62% ही है। भाई कुछ जगह पर तो 100 में से 94 लोग साक्षर है और कुछ जगह पर 100 में से 62 ही, जैसे हमने ये अंतर देखा। तो अलग अलग राज्यों में महिलाओं पुरुषों में, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में साक्षरता का दर विभिन्न प्रकार से अलग अलग है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली में भारत के 5 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली मतलब कि जो पहली से 5वीं तक के स्कूल है, देश के 5 लाख से अधिक गांव में ये स्कूल हैं। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। भाई पढ़ाई का एक तो निम्न स्तर, क्या हमारी पढ़ाई निम्न स्तर की है? जो पहली से 5वीं तक कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए उसकी सिलेबस में कमियां हैं। उसके अलावा जो पढ़ाया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, तो कभी लापरवाहियां बहुत होती है ना, समय पर स्कूल नहीं लगना या कोर्स ही पूरा नहीं होना, ये भी लापरवाही की जाती है। उसके अलावा कहीं पर बच्चे ही नहीं आ रहे, कहीं बच्चे लापरवाहियां करते हैं। तो इसकी वजह से जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया वो फिर भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।
6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्व शिक्षा अभियान जो एक योजना सरकार ने लागू की, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, ये निर्धारित किया गया। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। देखिए, राज्यों के साथ मिलकर और शिक्षा को हर जगह फैलाने के उद्देश्य से जो स्कूल की कमेटियां बनाई गई, समितियां बनाई गई, ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया गया, ये योजना को चलाकर केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया योजना लागू की है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। भाई, शिक्षा को आसान करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में नामांकन ले, भाई नाम तो लिखवाओ, तब जाकर आप पढ़ाई कर पाओगे। तो अधिक से अधिक एडमिशन बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर लागू किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनके पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई कि भाई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए। इसके लिए उनको गणवेश भी मुफ्त में दी जाती है, किताबें मुफ्त में दी जाती है, उनको भोजन तक करवाया जाता है मुफ्त में, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के प्रति आकर्षित हों। ये सब प्रयास किए गए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल, ये जो ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इससे शिक्षित लोगों में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। अगर हम बात करें 11वीं योजना में, पंचवर्षीय योजना है, योजना अवधि के अंत तक उच्च शिक्षा 18 से 23 आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि 2011-12 एवं 21% 12वीं योजना तक करने का प्रयास किया गया है। जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा मतलब कि कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, उस शिक्षा में जहां 15% जो हमारा लक्ष्य था, उसी को 21% 12वीं योजना में, 11वीं योजना में कितना लक्ष्य था हमारा 15%, उसी को बढ़ाकर 12वीं योजना में 21% कर दिया गया है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। मतलब कि ये जो रणनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल ना छोड़ें। स्कूल छोड़ने के बाद, जैसे 12वीं पास करने के बाद कई बच्चे काम में लग जाते हैं, कईयों की शादियां हो जाती हैं, उस वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उच्च शिक्षा में भाग ले, इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना, नई तकनीकी कौशल विकास सिखाना, ये सब सिखाने की मतलब योजनाएं बनाई गई और ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करवाने पर जोर दिया गया। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर केंद्रित है। भाई, ये जो योजना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉलेज पढ़ सकें, इसमें दूरस्थ शिक्षा, क्या आप दूर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, तो या तो इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ाई कर लीजिए, या फिर आप किताबें लीजिए, आप खुद स्वयं अध्ययन कीजिए और फिर जाकर परीक्षा दे दीजिए। इसको दूरस्थ शिक्षा कहा जा सकता है। ऐसी कई योजनाएं और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी के जो मतलब सहायता से, इंटरनेट, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा प्रदान करे जाने की योजनाएं बनाई गई। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो जितने स्कूल कॉलेज पिछले 50 वर्षों में नहीं थे, मतलब 50 वर्ष से पहले नहीं थे, वो सब इन 50 सालों के दौरान बढ़ाए गए। कॉलेज बढ़ाए गए, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, शिक्षकों की संख्या बढ़ी। 1951 से 2011-12 एवं 13 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को इस सारणी में हम देखेंगे। जैसे यहाँ सारणी बताई गई है और इसमें बताया गया है किस प्रकार कॉलेज में बच्चों की संख्या बढ़ी है। देखिए, 1950-51 में 750 महाविद्यालय कॉलेज थे,
और 30 विश्वविद्यालय, मतलब कि कॉलेज को चलाने वाली संस्थाएं कितनी थी 30, और उन 30 संस्थाओं के कितने कॉलेज थे 750, उसमें विद्यार्थी थे 2,63,000 और शिक्षक थे 24,000। यही 1990 और 91 तक कितने बढ़ गए महाविद्यालय, कॉलेज हो गए 7,346, विश्वविद्यालय हो गए 177, बच्चों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या हो गई 49,25,000 और शिक्षक हो गए 2,72,000। और यही 2012-13 तक कितने हो गए, कॉलेज हो गए 37,204, यूनिवर्सिटियां मतलब कि जो विश्वविद्यालय हैं जो कॉलेज चलाते हैं 723 हो गए, बच्चे हो गए 28,50,000। और मतलब ये वृद्धि बताई जा रही है कि इतने बच्चों में वृद्धि हुई, और शिक्षकों में वृद्धि भी यह 4,92,000 रही। तो इस प्रकार से ये उच्च शिक्षा के बारे में एक सारणी दी हुई है। उसके अलावा साक्षरता की सारणी हमने ऊपर पढ़ी। तो ये शिक्षा का जनसंख्या की गुणवत्ता में योगदान रहा। इसके आगे स्वास्थ्य को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।